कैसे हो आप लोग? हम ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन अंडर पीजीबीपी। डेप्रिसिएशन सर। सर ये तो 11th 12th और सीपीटी में हमने बहुत सॉल्व करे हैं। अच्छा। हाँ। चलिए तो पहले आप बुक्स की बात कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा है। जो हमने अकाउंट्स में पढ़ा है उसमें दो टाइप से हम सॉल्व करते थे। मेथड तो बहुत सारे थे, बट हम ज़्यादातर करते हैं एसएलएम और डब्ल्यूडीबी मेथड से। स्टेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीबी मेथड से। स्टेट लाइन में क्या था सर, जो भी एक्चुअल कॉस्ट होता था, ओरिजिनल कॉस्ट होती थी एसेट की, उसी के ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे हम लोग। वेरी गुड। और डब्ल्यूडीबी में क्या होता था सर? सर डब्ल्यूडीबी में जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी आती आफ्टर डेप्रिसिएशन, हर साल उसके ऊपर चार्ज करते थे। वेरी गुड। तो सर इनकम टैक्स में भी ऐसे ही कैलकुलेट करना है? जी नहीं, इनकम टैक्स में जो तरीका दे रखा है वो थोड़ा इजी है। यहाँ पे क्या करते थे, हम देखते थे कि एसेट कितने दिन यूज हुई है, फिर उसके हिसाब से फिर उसका प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन निकालते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्मेट दे रखा है, उसके अकॉर्डिंगली हमें कैलकुलेट करना है। बट उसको समझने से पहले ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जो हमारा इनकम टैक्स में इंडिविजुअल एसेट ना चल के ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट चलता है। ब्लॉक ऑफ एसेट सर ये क्या होता है? ब्लॉक ऑफ एसेट में जो सिमिलर क्लास की एसेट्स होती है, जिनके ऊपर सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, उनको हम इकट्ठा एक जगह एक ब्लॉक में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चार बिल्डिंगें हैं। ठीक है। बिल्डिंग 1 2 3 4। ठीक है। पांच ले लीजिए, पांच बिल्डिंग है। 5। ठीक है। पांच बिल्डिंग है। एक के ऊपर 5% रेट है, एक पे 10 है, एक तीसरे पे फिर 5 है, चौथे पे 5 है, पांचवे पे 10 है। तो हम क्या करेंगे, जो 5-5% वाले हैं उनका एक ब्लॉक बना देंगे, और दूसरा ब्लॉक बना देंगे हम 10% की जो बिल्डिंग है उसका ब्लॉक बना देंगे। ब्लॉक ऑफ एसेट में एक बार जब एसेट चली जाती है, ब्लॉक ऑफ एसेट में जब एक बार एसेट चली जाती है, तो वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो देती है। फिर हम बात करेंगे ब्लॉक ऑफ एसेट को। इंडिविजुअल एसेट के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है। अब ब्लॉक ऑफ एसेट में हमें डेप्रिसिएशन सर कैसे कैलकुलेट करने हैं, तो एक एक करके देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ आपको। जो हमारा डेप्रिसिएशन है, सीए इंटर पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएगा। सीए इंटर में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है अगर डेप्रिसिएशन के ऊपर आया। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। क्यों ज़्यादा आप दिमाग लगाओगे? क्योंकि ये सीए फाइनल में बहुत ही वास्ट है डेप्रिसिएशन। सीए फाइनल के बच्चे भी बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। तो आपको अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना मैं बताऊं उतना करना है। ठीक है। जितना हम करेंगे वो मोर देन इनफ होगा। ओके। ओके सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का सेक्शन है 32। सर याद करना है, बिल्कुल याद करना है। ठीक है। चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन इज अ मैंडेटरी। अगर कोई असेसी बोलता है कि मुझे डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करनी, अपनी इनकम कैलकुलेट करते टाइम बोलता है कि मुझे डेप्रिसिएशन की डिडक्शन नहीं चाहिए, तो इनकम टैक्स बोलता है कि नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। हम जब आपकी इनकम निकालेंगे अंडर पीजीबीपी, तो हम आपको डिडक्शन दे के ही निकालेंगे। इन डेप्रिसिएशन की डिडक्शन देकर ही निकालेंगे। तो तो जो हमारा इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन है ये मैंडेटरी है। अगर एसएससी चाहे तो भी इसको छोड़ नहीं सकता, उसको लेना ही पड़ेगा। Explanation 5 of this section provide that deduction on account of depreciation shall be made compulsory, whether or not the assessee has claimed the deduction in computing his total income. उसने क्लेम किया हो नहीं किया हो, हम जब क्लेम करेंगे, इनकम टैक्स जब क्लेम करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो उसको डिडक्शन दे के ही क्लेम करेगा। ठीक है। ठीक है सर। अब डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशन दे रखी है इनकम टैक्स के अंदर। एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशन दे रखी हैं। तो एक एक करके देखते हैं क्या क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन है, द एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डेप्रिसिएशन इज क्लेम
मस्ट बिलोंग टू आइदर ऑफ फॉलोइंग कैटेगरी। पहली है टेंजिबल एसेट और दूसरी है इंटेंजिबल एसेट। कहने का मतलब है जो हम एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करने जा रहे हैं वो टेंजिबल एसेट की कैटेगरी से होनी चाहिए या फिर इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी से होनी चाहिए। टेंजिबल एसेट में आ गई कौन कौन से ब्लॉक है सर? बिल्डिंग का है, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, ठीक है, इनका ब्लॉक है, इनसे रिलेटेड होना चाहिए अगर टेंजिबल एसेट है तो। और अगर इंटेंजिबल एसेट है तो नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, इनसे रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, अगर गुडविल ऑफ बिजनेस है, क्या है? गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। बिजनेस और प्रोफेशन का अगर गुडविल है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो पहली कंडीशन क्या है कि जो हमारा एसेट है वो या तो टेंजिबल एसेट की कैटेगरी से में फॉलो होना चाहिए या फिर इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में फॉलो होना चाहिए। ओके, ओके सर। सेकेंड कंडीशन है द एसेट मस्ट बी पुट टू यूज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो एसेट है हमारा एक्चुअली में यूज होना चाहिए बिजनेस के लिए। अकाउंट्स के अंदर जो हम डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं वहां पे डेप्रिसिएशन कब क्लेम करना स्टार्ट कर देते थे? जब एसेट रेडी टू यूज होता था। रेडी टू यूज मतलब तैयार हो गया है, अब हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज नहीं कर रहे हैं तो भी हम अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ले लेते हैं उसके ऊपर। लेकिन इनकम टैक्स में अगर आपको डेप्रिसिएशन लेना है, इनकम टैक्स में अगर आपको डेप्रिसिएशन लेना है तो एक्चुअल में उसका यूज करना पड़ेगा, एक्चुअल में उसको पुट टू यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम पुट टू यूज नहीं करेंगे, पुट टू यूज नहीं करेंगे प्रीवियस ईयर में तो उसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। मान लीजिए एक एसेट है जो रेडी टू यूज है, हम यूज कर सकते हैं लेकिन अभी यूज नहीं कर रहे, तो हमें उसके ऊपर डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के अंदर नहीं मिलेगा। हमें डेप्रिसिएशन कब मिलेगा इनकम टैक्स के अंदर? जब हम उसको पुट टू यूज करेंगे एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, चाहे 31 मार्च को भी करें हम। मान लीजिए साल खत्म होने वाला है, 31 मार्च को करते हैं, 31 मार्च 24 को करते हैं, तो भी हमें उसका डेप्रिसिएशन क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी टाइम लेकिन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो पुट टू यूज होना चाहिए वो एसेट। अगर नहीं हुआ तो हमें उसका डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे सर क्वेश्चन आता है, सर एक दिन यूज हुआ तो 31 मार्च को हमने यूज किया फिर क्या होगा? हमने अगर पुट टू यूज 31 मार्च 2024 को किया, उस केस में कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा सर? इसके ऊपर क्वेरी आती है बच्चों की। तो अगर हमने एसेट एक दिन यूज किया, मान लीजिए 31 मार्च 2024 को हमने कोई एसेट परचेज करी है और उसी दिन पुट टू यूज कर लिया मान लीजिए, तो अकाउंट्स में पहले देखते हैं कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा। सर एक दिन का मिलेगा। मान लीजिए 10,000 की एसेट खरीदी हमने और उस पर 10% इंटरेस्ट रेट है, तो हम कैसे निकालेंगे सर? 10,000 इंटू 10% इंटू 1/365। ठीक है, ऐसे करके निकाल देंगे। हाँ सर एक दिन का निकाल देंगे, लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है, इनकम टैक्स में ऐसे कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है, इस क्वेरी का आंसर देने से पहले नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, एसेट यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज where any asset is acquired by the assessee during the previous year and it put to use for the purpose of business and profession for a period of less than 180 days, depreciation shall be allowed at a 50% of allowable depreciation। कहने का मतलब इनकम टैक्स में हमें डे वाइज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम देखेंगे क्या वो 180 दिन या उससे ज़्यादा यूज हुए हैं या 180 दिन से कम यूज हुआ है। अगर वो 180 दिन से कम यूज हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में हमने उसको परचेज किया है, तो उस केस में जो भी उसका डेप्रिसिएशन होगा, जो पूरा डेप्रिसिएशन होगा, हम उसका 50% कर देंगे। मान लीजिए हमने 10,000 का एसेट खरीदा था, उस पर 10% रेट है, ठीक है, और 31 तारीख को हमने खरीदा, 31 मार्च 2024 को, तो हम उसका 50% डेप्रिसिएशन निकालेंगे। उसका जो डेप्रिसिएशन होगा पूरा कितना निकलेगा सर? 1,000, उसका 50% कर देंगे, मतलब
500 रुपये। ठीक है, यहाँ पे इनकम टैक्स में हमारा डे वाइज कैलकुलेशन नहीं होता। यहाँ पे देखते हैं कि अगर 180 दिन या उससे ज़्यादा डेप्रिसिएशन 180 दिन या उससे ज़्यादा यूज़ हुआ है एसेट बिजनेस में, जिस ईयर में परचेज किया है, तो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन मिलता है। और अगर 180 दिन से कम यूज़ हुआ है जिस ईयर में हमने परचेज किया है, उस ईयर की बात कर रहे हैं, तो उस डेप्रिसिएशन को जो पूरा था उसको हम 50% पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, उसको हम 50% पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल है, ये फर्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल। मान लीजिए हमने 23-24 में, एग्जाम्पल से समझते हैं, ये हमारा 1 अप्रैल 23, ये 31 मार्च 2024, हमने कोई एसेट यहाँ पे खरीदी 31 जनवरी 2024 को। ठीक है सर, तो इस पे मान लीजिए 10% रेट है इस पे, तो कितना परसेंट मैक्सिमम मिलेगा सर? 10% का हाफ मतलब 50%, मतलब 5% डेप्रिसिएशन मिलेगा इसको, है ना? ठीक है, लेकिन ये कंडीशन सिर्फ तभी लगेगा जब एसेट एक्वायर प्लस पुट टू यूज सेम ईयर में हो। हमने एसेट खरीद लिया और उसको पुट टू यूज किया सेम ईयर में, और वो 180 दिन से कम है, देन उसका 50% रिस्ट्रिक्ट करेंगे। मान लीजिए हमने एसेट तो एक्वायर कर लिया इसी साल, लेकिन उसको पुट टू यूज नहीं किया, तो पुट टू यूज नहीं करेंगे तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा हमें, नो डेप्रिसिएशन। ठीक है, पुट टू यूज नहीं किया इस साल में, हम उसको पुट टू यूज कर रहे हैं अगले साल में, यहाँ पे पुट टू यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने, मान लीजिए यहाँ पे एसेट खरीदा इस साल में हमने एसेट परचेज किया है 23-24 में, लेकिन उसको पुट टू यूज नहीं किया। पुट टू यूज नहीं करेंगे तो हमें उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। पुट टू यूज हमने किया है नेक्स्ट ईयर, यानी 24-25 में जाके, तो 24-25 में हमें कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा सर? 50% मिलेगा या पूरा मिलेगा? तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है 50% वाली सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए है, अगर इसी साल में हम परचेज करते और इसी साल में पुट टू यूज 180 दिन से कम होता तो 50% पे रिस्ट्रिक्ट करते। इस साल में हमने एक्वायर किया, नेक्स्ट ईयर में पुट टू यूज कर रहे हैं, तो उस ईयर में जितना रेट है 10% है, तो 10% के हिसाब से हमें डेप्रिसिएशन मिलेगा, चाहे लास्ट डे ही क्यों ना किया हो, 31 मार्च 2025 को ही क्यों ना किया हो, लेकिन हमें उस केस में पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है सर, तो ये जो 180 दिन वाली कंडीशन है 50% वाली, सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए, जिस ईयर में हमने परचेज किया और पुट टू यूज 180 दिन से कम है, दोनों सेम ईयर में होने चाहिए। ओके सर। कुछ केसेस में जो एसेट रेडी टू यूज होते हैं उनको भी मान लेते हैं कि वो पुट टू यूज है, जैसे कि आपके स्टैंड बाई इक्विपमेंट्स है, फायर एक्सटिंग्विशर है, जब ये मतलब जब जरूरत पड़ती है तब यूज होते हैं, लेकिन इनको हम मान लेते हैं कि ये बिजनेस में पुट टू यूज, बिजनेस में यूज हो रहे हैं, तो इनका डिप्रिसिएशन उस हिसाब से मिल जाता है। ओके सर। फिर उसके बाद थर्ड है हमारा, थर्ड कंडीशन है द असेसी मस्ट ऑन द एसेट वोली और पार्शली। असेसी ऑनर होना चाहिए एसेट का, चाहे 100% राइट हो उसके पास एसेट में या फिर पार्शली राइट हो, लेकिन ऑनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑनर होना चाहिए। अगर ऑनर नहीं है तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ओके सर। तो क्या क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन थी सर कि हमारा जो एसेट दे रखा है इनकम टैक्स के अंदर उस क्लास से बिलोंग करना चाहिए, चाहे टेंजिबल एसेट होना चाहिए, इनटेंजिबल एसेट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन सर ड्यूरिंग द ईयर पुट टू यूज होना चाहिए एट एनी टाइम। ठीक है। और थर्ड कंडीशन, ऑन जो ये असेसी है वो ऑनर होना चाहिए उस एसेट का, चाहे पूरा का पूरा ऑनर हो या पार्शली राइट हो उसके पास, चाहे पूरा ऑनर हो या फिर पार्शली ऑनर हो।
ठीक है, या तो 100% राइट हो या पार्शली राइट हो तो भी चलेगा। फिर कुछ नोट्स हैं वो देखते हैं। नो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड, लैंड के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। क्यों सर? लैंड की कोई लाइफ नहीं होती है, उसकी लाइफ अनलिमिटेड लाइफ होती है। ठीक है, इसीलिए लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता इनकम टैक्स के अंदर। उसके बाद सेकेंड नोट, वेयर एसएससी होल्ड अ लीज और अदर राइट इन ऑक्यूपेंसी एंड एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बाय द एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, देन depreciation will be allowed as if said structure or work is related to his business or profession। क्या मतलब हुआ सर इसका? क्या मतलब हुआ? मान लीजिए मिस्टर ए हैं, ठीक है, मिस्टर ए हैं, ठीक है, ठीक है सर, इन्होंने रेंट पे एक बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, ठीक है, ठीक है सर। तो इनके पास ओनरशिप राइट नहीं है बिल्डिंग के। अच्छा सर, लेकिन ये क्या करते हैं, इसकी छत पे कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर कर देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर देते हैं जो कि उनके बिजनेस से रिलेटेड है। मान लीजिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर ये तो कैपिटल नेचर का है, उसको तो मिलेगा नहीं, रेवेन्यू नेचर का ही अलाउ होता है बिल्डिंग से रिलेटेड। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको मान लेंगे कि मिस्टर ए के पास इनके ओनरशिप राइट है, मतलब मिस्टर ए इस कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऑनर है। जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, जो स्ट्रक्चर बनाया, जॉब कराया, ठीक है, वो इनके लिए कैपिटल एसेट बन जाएगा और इसके ऊपर वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। ब्लॉक ऑफ एसेट, अब डिस्कस करते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट क्या है सर। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। ब्लॉक ऑफ एसेट मीन्स अ ग्रुप ऑफ एसेट फॉलिंग विद इन अ क्लास ऑफ एसेट कंप्राइजिंग टेंजिबल एसेट। सिमिलर क्लास क्या हो गया? बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर। इंटेंजिबल में नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी। नॉट बीइंग गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सेम परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन इज प्रिस्क्राइब, तो उसका हम एक ब्लॉक बना देते हैं। ठीक है, ठीक है सर, चलिए अब डिस्कस करते हैं टेंजिबल एसेट के अंदर। ब्लॉक 1, बिल्डिंग विच आर यूज्ड मेनली फॉर रेसिडेंशियल पर्पस एक्सेप्ट होटल एंड बोर्डिंग हाउसेज। जो भी बिल्डिंगें हैं जो कि जिसका यूज हो रहा है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, होटल और बोर्डिंग हाउस को छोड़ के, उस पर डेप्रिसिएशन का रेट है 5%। उस पर डेप्रिसिएशन का रेट है 5%। तो एसएससी के पास जितनी भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगी, जितनी भी, मान लीजिए 10 बिल्डिंग है उसके पास जो कि यूज होती है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, तो उन सब 10 बिल्डिंग को मिला के एक ब्लॉक बना देगा, उसका एक ब्लॉक बना देगा और उस पर 5% डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स क्लेम करेगा। ओके, ओके सर। देन ब्लॉक बी, बिल्डिंग विच आर नॉट यूज्ड मेनली फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, वो बिल्डिंग जो कि रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज नहीं हो रही है, मतलब नॉन रेसिडेंशियल पर्पस वाली बिल्डिंग है, उस केस में 10% डेप्रिसिएशन का रेट है। तो मान लीजिए एसएससी के पास 10 बिल्डिंगें हैं, एसएससी के पास 10 बिल्डिंगें हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें से 4 आपकी रेसिडेंशियल पर्पस वाली हैं और 6 नॉन रेसिडेंशियल हैं। तो हम इन चारों एसेट का एक ब्लॉक बना देंगे और उस पर 5% डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे और इन सारे एसेट का हम एक ब्लॉक बना देंगे जिसपे हम 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। सिमिलर
अगर कोई बिल्डिंग है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम से रिलेटेड, उस पर 40% है, उस पर 40% है। प्योरली टेम्परेरी इरेक्शन सच एज ए वुडन स्ट्रक्चर, मान लीजिए मेरे पास बिल्डिंग है, उसके ऊपर मैंने एक टेम्परेरी शेड बना दिया, एक झोपड़ी टाइप बना दिया, तो उस पर मुझे कितना डिप्रिसिएशन मिलेगा सर? 40%। कितना मिलेगा? 40%। ठीक है, पहले से बिल्डिंग थी, उसके ऊपर मैंने उसके छत पे एक झोपड़ी बना दी, तो झोपड़ी के ऊपर मुझे 40% डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। सेकेंड है हमारा फर्नीचर एंड फिटिंग। फर्नीचर एंड फिटिंग के ऊपर 10% डिप्रिसिएशन का रेट है, तो जितने भी फर्नीचर आइटम है उनका हम एक ब्लॉक बना देंगे। ठीक है, फर्नीचर आइटम का एक ब्लॉक बना देंगे और उस पर 10% डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। ओके, ओके सर। सेम हमारा प्लांट एंड मशीनरी के केस में है। ठीक है, ठीक है सर। प्लांट एंड मशीनरी के अंदर मोटर कार आ गई आपकी, एरोप्लेन आ गए, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट आ गए, लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट आ गए। तो ये सारे ब्लॉक हैं जो प्लांट एंड मशीनरी इनसे रिलेटेड है, वो सब इस रेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा उन पे। कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी हमारा प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आता है, उस पर 40% डेप्रिसिएशन लगता है। ओके, ओके सर। बुक्स आ गई। फिर ब्लॉक 18 प्लांट एंड मशीनरी, जनरल रेट 15%। जनरल रेट है प्लांट एंड मशीनरी का, जो इसमें से कहीं कवर नहीं हुआ उस पर, उस प्लांट एंड मशीनरी पे हमारा कितना परसेंट लगेगा? 15%। ओके, ओके सर। फिर शिप पे आपका 20% है, इंटेंजिबल एसेट पे 25% है। तो सर क्या सारे यूज करने, सारे याद करने हैं सर? मैंने आपको हाईलाइट कर रहे हैं कि जो जनरली आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी जनरेट 15%, इंटेंजिबल एसेट 25, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 40%, तो मैंने उनको हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको देखने ही देखने हैं, उसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो बाकी भी देख सकते हैं। ओके, ओके सर। चलिए, अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस फॉर्मेट में, उसका फॉर्मेट देखते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ओके सर। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ओपनिंग बैलेंस एज ऑन, हमें दिया होगा कि ओपनिंग बैलेंस कितना है, ब्लॉक का ओपनिंग बैलेंस कितना है। ब्लॉक ऑफ एसेट का मान लीजिए कोई भी एसेट है, ब्लॉक ऑफ एसेट लिख रहा हूँ अभी, उसका ओपनिंग बैलेंस दिया होगा। फिर अगर हमने कोई एसेट परचेज किया है, acquired and put to use during the year, एसेट अक्वायर किया है और पुट टू यूज किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा टोटल ओपनिंग बैलेंस प्लस एसेट अक्वायर्ड। ठीक है, ठीक है सर। इसमें से हम लेस कर देंगे मनी रिसीवेबल। ये क्या है सर? इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम? मनी रिसीवेबल। ये क्या है? इसका मतलब है अगर हम एसेट को सोल्ड कर देते हैं, एसेट को सोल्ड कर देते हैं, तो उसके बदले जो हमें पैसा मिल रहा है, सेल प्रोसीड जिसको बोलते हैं, वो इसमें आएगा मनी पेबल में। ठीक है, तो मनी पेबल को माइनस कर देंगे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस प्लस एसेट अक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर प्लस पुट टू यूज ड्यूरिंग द ईयर, उन दोनों को ऐड कर देंगे। उसमें से क्या माइनस करेंगे? सेल प्रोसीड। अगर हमने कोई एसेट सेल करी है तो उसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारा आएगा WDV, ऑन विच डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज। WDV आएगा हमारा जिस पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। उसके बाद हम माइनस करेंगे उसमें से डेप्रिसिएशन, उसके बाद हम उसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन।
ठीक है, उसको माइनस करने के बाद जो भी हमारी फिगर आएगी वो बन जाएगी हमारी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट। क्लियर है? सबसे पहले क्या करेंगे, हम ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, एसेट एक्वायर है उसको ऐड कर देंगे, फिर टोटल कर देंगे कितना आ रहा है उनका, उसमें से माइनस कर देंगे जितना हमें, हमने कोई एसेट सोल्ड करी है, हमने जो भी एसेट सोल्ड करी है उसके बदले जितना हमें पैसा मिला है, जितना हमें पैसा मिला है वो हम उसको माइनस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, माइनस करने के बाद जो बचेगा उस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा बैलेंस बचेगा वो बन जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं एक एक करके। ओके, ओके सर। पहला क्वेश्चन है, मिस्टर वाई owns two building A and B on 1st April 24 23 whose depreciated value was 12,50,000, rate of depreciation 10%, calculate depreciation। पहला क्वेश्चन है, तो फॉर्मेट बना ले हम। बिल्कुल सर, फॉर्मेट बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 23 कितना है, 12,50,000 प्लस एसेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग द ईयर, कुछ है? नहीं सर, नील है। ठीक है, टोटल कितना हो गया सर, 12,50,000। लेस कर देंगे इसमें से मनी पेबल, क्या कोई सेल हुई है? सॉरी, मनी रिसीवेबल, क्या कोई सेल हुई है? नहीं सर, कोई सेल नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा सर, WDV आ जाएगा फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, कितना आ गया हमारा सर, 12,50,000। अब लेस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन, 12,50,000 का 10%, 1,25,000। कितना है हमारा, 12,50,000 में से एक 25 गया, कितना आया सर, 11,25,000। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर। चलिए, इसमें कोई भी टेक्निकल चीज नहीं थी। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। वाई लिमिटेड ऑन्स टू बिल्डिंग ए एंड बी, ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ब्लॉक के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें दो एसेट हैं ए एंड बी। इस ब्लॉक ऑफ एसेट में दो एसेट है ए एंड बी। वाई लिमिटेड ऑन टू बिल्डिंग ए एंड बी on 1st April 23 whose depreciated value was 12,50,000। ठीक है सर। It purchases on 1st January 24 building C for 3 lakh। वो 1 जनवरी 2024 को एक बिल्डिंग सी खरीद लेता है फॉर 3 लाख रुपए। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। अब केस थोड़ा चेंज हो गया है। केस क्या है कि उसने एक बिल्डिंग खरीद ली है 3 लाख की। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पार्टिकुलर अमाउंट।
ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 23 कितना है सर? 12,50,000। वेरी गुड। प्लस यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं बिल्डिंग सी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2024 और पुट टू यूज भी सेम डेट को हो गया। कितने का खरीदा है? 3 लाख का। ठीक है, ठीक है सर। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया सर 15,50,000। वेरी गुड। लेस कर देंगे मनी रिसीवेबल। क्या कोई सेल किया है हमने? नहीं सर, कोई सेल नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ये हो गया 0। फिर आया हमारा WDV फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, ठीक है सर। कितना आ गया? 15,50,000। अब माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। क्या माइनस कर देंगे सर? डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। चलिए माइनस करते हैं। अब ब्लॉक में 3 एसेट हो गए हमारे, 3 एसेट हो गए। ए बी की WDB इतनी है और नया एसेट हमने परचेज किया है सी 3 लाख का। तो हम जो भी नया एसेट है, कब परचेज किया हमने इसको सर? 1 जनवरी 2024 को परचेज किया है। 1 जनवरी 2024 को परचेज किया है। तो क्या ये 180 दिन से कम है? 180 दिन से कम यूज हुई है बिल्डिंग? हाँ सर, 180 दिन से तो कम यूज हुई है। जो दो इसमें से 15,50 में से जो 3 लाख है, 3 लाख के ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन आएगा हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 50% तक। क्या कर देंगे? 50% तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। क्यों रिस्ट्रिक्ट कर देंगे? क्योंकि सर अगर एसेट हमने जिस ईयर में परचेज किया है और उसी ईयर में हमने पुट टू यूज़ किया है और वो 180 दिन से कम है, तो उस केस में जो भी डेप्रिसिएशन निकल के आता है उस एसेट पे हम उसको उसका 50% तक कर देते हैं, उसका 50% तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। पूरा डेप्रिसिएशन नहीं मिलता उसमें। ठीक है, तो जो 3 लाख है उसके ऊपर 10% इंटू 50%। ठीक है, ठीक है सर। और बाकी जो बच गया आपका 12,50 इंटू 10%, निकालिए कितना आ गया? ये आ गया सर 3 लाख का 10% डिवाइड बाई 2, ये आ गया सर 15,000। और ये आ गया सर आपका 1,25,000 सर। तो टोटल हो गया 1,40,000। ठीक है, ठीक है सर। तो माइनस कीजिए कितना आता है? 15 लाख में से 1,40 चला जाएगा, हमारा आएगा 13,60,000। ये आ गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ठीक है सर। चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं कितना है हमारा? 13,60,000। ठीक है, ठीक है सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? वाई लिमिटेड ऑन टू बिल्डिंग ए एंड बी ऑन 1 अप्रैल 23 हुज डेप्रिशिएटिव वैल्यू इज 12,50,000। ठीक है सर। उसके बाद इट परचेजेस ऑन 1 जनवरी 24 बिल्डिंग सी भी परचेज किया 3 लाख का एंड सेल बिल्डिंग ए, और बिल्डिंग ए को बेच दिया ड्यूरिंग द ईयर 23-24 फॉर 8 लाख। 8 लाख में बिल्डिंग ए को बेच दिया 23-24 में। अब इस केस में चलिए कैलकुलेट करते हैं। पहले 2 केसेस में कोई सेल नहीं था। अब 3rd केस में हमारा क्या आ गया? सेल भी किया है हमने। 3 बिल्डिंगें थी, 3 में से 1 बिल्डिंग हमने सेल कर दी है। चलिए सॉल्व करते हैं।
particular amount. Opening balance as on 1 अप्रैल 23 कितना है? 12,50,000। कौन कौन सी एसेट्स है इसमें? सर एसेट ए एंड बी, ठीक है, प्लस बिल्डिंग सी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 24। 1 जनवरी को बिल्डिंग सी भी परचेज कर ली, कितने की? 3 लाख की। वेरी गुड। टोटल कितना हो गया? सर टोटल हो गया हमारा 15,50,000 लेस मनी रिसीवेबल। मनी रिसीवेबल कुछ सोल्ड भी क्या है? हाँ सर, बिल्डिंग ए को हमने सोल्ड कर दिया है, कितने में? 8 लाख में। 8 लाख में सोल्ड कर दिया है। कितना बचा सर? 7,50,000। WDV फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ये आया हमारे पास। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगी बच्चों को, कीजिए कैलकुलेट, कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप पहले आप कैलकुलेट कीजिए कितना डेप्रिसिएशन आएगा, कैलकुलेट कीजिए। अब यहाँ पे सर बहुत कंफ्यूजन हो गई, कैसे कैलकुलेट करें समझ में नहीं आ रहा है। कि कौन कौन से एसेट बचे? सर ए को बेच दिया, बी और सी बचे हैं सर हमारे पास। इसमें से लेटेस्ट कौन सा है सर? सी। लेटेस्ट की वैल्यू कितनी है सर? 3 लाख। उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे जैसे पहले करते थे। अगर लेस देन 50%, मतलब लेस देन 180 डेज यूज़ हुआ है तो 50% कर देंगे, और पूरा यूज़ हुआ है तो पूरा रेट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें से 7.5 में से 3 लाख हमारा एसेट सी का मान के हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, और जो बाकी रह जाएगा 4.5 लाख, वो हम मान लेंगे कि एसेट बी से रिलेटेड है, तो उसके ऊपर 10% निकाल के फिर सॉल्व कर देंगे। तो इसमें आ जाएगा हमारा 15,000, और इसमें आ जाएगा हमारा 45,000। टोटल आ गया हमारा 60,000। तो माइनस कर दीजिए, कितना आया? 6,90,000। ये आ गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो जो भी नया एसेट होगा, उस जो हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है उसकी पूरी वैल्यू लेंगे, बाकी जो डिफरेंस बचेगा वो रिमेनिंग एसेट के लिए मान के चलेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, तो हम आंसर लिख देते हैं, कितना आ रहा है? 6,90,000। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4। While Limited owns two building A and B on 1st April 23, whose depreciated value was 12,50,000. It purchases on 1st January 24 building C for rupees 3 lakh and sale building A during the year 23-24 for 13 lakh. इस बार क्या हुआ? केस वही है, बस जो बिल्डिंग ए सेल करी थी वो 13 लाख की हो गई है। बिल्डिंग ए कितने की सोल्ड करी? पहले केस में था 8 लाख की सोल्ड करी थी, अब हम बिल्डिंग ए को 13 लाख में सोल्ड कर रहे हैं, तो क्या चेंज आएगा? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।
अमाउंट पार्टिकुलर्स, ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? 12,50,000 प्लस एडिशन ड्यूरिंग द ईयर कितना है सर? 3,00,000। ठीक है, टोटल कितना हो गया सर? 15,50,000। ओके, इसमें से माइनस करेंगे मनी रिसीवेबल। कितना हमें एसेट ए को बेच के कितना पैसा मिला? एसेट ए को सोल्ड करके कितना पैसा मिला? यहाँ पे सर मिला है हमें 13,00,000 रुपए। वेरी गुड। अब डब्ल्यू कितना बच गया? डब्ल्यू फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन सर 2,50,000। अब लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, कीजिए कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। सर ये तो 2,50,000 ही बचा है, कैसे करें सर? तो जो 2,50,000 बचा है हम इसको मान के चलेंगे कि सी का बचा है, सी का बचा है। तो 2,50,000 के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे 10% इंटू 50%, मतलब 15,000 रुपये। ठीक है, तो 15,000 माइनस कर देंगे, ये आ गया हमारा 2,35,000 क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ठीक है सर। अप टू 3,00,000 जो भी डब्ल्यू आता हमारा, उसको हम मान के चलते हैं कि एसेट सी का, जो बिल्डिंग सी है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, अप टू 3,00,000 तक। उससे ऊपर, अगर उससे ऊपर कुछ हुआ तो मानेंगे रिमेनिंग एसेट का उस। ठीक है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे 7,50,000 था तो 3,00,000 हम सी का मान लेंगे, और उससे ऊपर जो भी होगा वो रिमेनिंग एसेट का। यहाँ पे 3,00,000 तक ही है ये, तो हम सारा का सारा मान लेंगे सी का है। ओके, ओके सर, चलिए। तो कितना आया सर? 2,35। वेरी गुड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एग्जाम्पल 5, बिल्डिंग सी फॉर 13 एंड, यहाँ पे इस बार बिल्डिंग ए को हमने सेल कर दिया 20,00,000 पे। अब क्या होगा? अब हमने बिल्डिंग ए को सेल कर दिया 20,00,000 पे, अब क्या होगा सर? चलिए कैलकुलेट करते हैं। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस, आपको पूरा लिखना है एज ऑन, जो हमने एग्जाम्पल 1 2 3 में जो जैसे किया वैसे पूरा लिखना है। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 12,50 प्लस एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। एडिशन कितना हुआ है सर? 3,00,000 का। टोटल कितना हो गया सर? 50, सॉरी 15,50,000। उसमें से हम माइनस कर देंगे मनी पेबल, मनी रिसीवेबल। ठीक है, मनी रिसीवेबल माइनस, इस बार कितना सेल पर सर? 20,00,000 सर, 20,00,000। तो यहाँ पे हम कर देंगे 15,50, और हमारा जो डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, वो हमारा हो जाएगा नील, जीरो हो जाएगा, जीरो। ठीक है, यहाँ पे हमारा डब्ल्यू नील हो जाएगा, और उसके ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन अब चार्ज नहीं होगा। ठीक है, हमारा जो ब्लॉक ऑफ एसेट है वो जीरो हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे सर? इस केस में हमारा निकल के आएगा कैपिटल गेन।
और जो भी डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं उनके ऊपर जब भी कैपिटल गेन निकलेगा हमारा हमेशा शॉर्ट टर्म ही निकलेगा। जब जो भी डेप्रिशिएबल एसेट है, जब हम कैपिटल एसेट के अंदर डिस्कस करेंगे, जो भी डेप्रिशिएबल एसेट है उसके ऊपर जब भी कैपिटल गेन निकलेगा वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही निकल जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल जाएगा। तो कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं सर? जितने का सेल किया है उसमें से कॉस्ट माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट की जगह हम लेंगे डब्ल्यू डी वी कितनी है सर? 1550 की। तो हमें 4.5 लाख का क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। ये हमारा गेन बन जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो डेप्रिशिएबल एसेट्स के केस में हमेशा हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। जब हम कैपिटल गेन का चैप्टर कर रहे होंगे तो इसको एक बार फिर से लिंक करके देखेंगे। ओके ओके सर, चलिए उसके बाद है हमारा क्वेश्चन 6। ये 5th की जगह 6th कर लीजिए इसको। ये हो गया इसका आंसर हमारा 4.5 लाख। ठीक है, ठीक है सर। अब आते हैं नीचे। क्वेश्चन 6 बोलता है, यहाँ तक सेम है। फिर बिल्डिंग सी परचेज करी 3 लाख की, बहुत अच्छी बात है। और सेल बिल्डिंग सी, और 28 फरवरी को उसने क्या किया? बिल्डिंग सी को ही सोल्ड कर दिया इस बार 2 लाख में। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% कैलकुलेट करिए। तो लास्ट वाले केस में क्या हुआ है? बाकी केसेस में क्या था? बिल्डिंग ए को सेल कर रहे थे, लेकिन जो ये केस है इसमें क्या किया? जनवरी में बिल्डिंग सी परचेज करी और फरवरी में 28 फरवरी को उसको सेल कर दी। तो इस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? चलिए देखते हैं। सिक्स ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। हाँ सर, अब तो हमें बैलेंस भी याद होगा सर। वेरी गुड। प्लस एडिशन सर 3 लाख। टोटल सर 15,50,000। लेस कर देंगे मनी पेबल। मनी पेबल, सॉरी मनी रिसीवेबल कितना है सर? 2 लाख। वेरी गुड। डब्ल्यू डी वी कितनी आई? डब्ल्यू डी वी फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन कितनी आई सर? ये आई 13,50,000। चलिए डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए, लेस डेप्रिसिएशन। अब इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? ब्लॉक में एसेट कौन कौन से हैं सर? सर यहाँ पे ए बी थे, यहाँ पे ए बी थे, यहाँ पे सी आया, और फिर यहाँ पे सी चला गया, तो ए बी ही बचेगा सर। ए बी के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो जो वैल्यू बची हुई है उसके ऊपर हम 10% से क्या कैलकुलेट कर देंगे? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1,35,000। तो 1350 में से 1,35,000 गया, तो यह है हमारा 12,15,000 रुपये। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस बच गया। ठीक है, ठीक है सर। तो ये हमारा आंसर आ गया ₹12,15,000। ठीक है, ओके सर। तो अब सर क्वेश्चन आता है, सर जो अकाउंट्स वाला डेप्रिसिएशन होगा उसका क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे अगर हम इनकम टैक्स में ऐसे कैलकुलेट करने हैं जैसे हम कर रहे हैं, और अकाउंट्स का है डेप्रिसिएशन, दोनों अलग अलग निकलेगा? हाँ सर। तो कैसे क्या करेंगे सर? देखिए, इनकम टैक्स अकाउंट्स वाला डेप्रिसिएशन नहीं मानता है, नहीं मानता है। बोलता है हम हमारे तरीके से कैलकुलेट करो, तो मानेंगे। नहीं किया है तो आप उसको ऐड बैक कीजिए और इनकम टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट करके लेस कीजिए। तो मान लीजिए नेट प्रॉफिट हमारा दे रखा है 5 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन है, आफ्टर डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स है आपका
मान लीजिए 2 लाख, ठीक है। और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स है 2.5 लाख। तो हमारा इनकम फ्रॉम पीजीबीपी कितना निकलेगा? इनकम फ्रॉम पीजीबीपी कितना निकलेगा सर? तो इस केस में क्या करेंगे, हम नेट प्रॉफिट लेंगे एज पर बुक्स 5 लाख, उसमें हम ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन बुक्स का, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स का ऐड कर देंगे, 2 लाख ऐड कर देंगे, कितना हो गया 7 लाख। उसमें से लेस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स 2.5 लाख। तो ये माइनस कीजिए, कितना आता है सर? 4.5 लाख। तो ये हमारी इनकम बन जाएगी अंदर पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, ठीक है। ठीक है सर। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 7631399189। ओके। ओके।